ओके, केटीजी है ये, तुमको है भाई साहब क्या फिजिक्स? ओके, तो केटीजी बेसिकली क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। इसमें हम गैसेस के बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, गैस के कुछ लॉज हैं उनको समझते हैं, इनकी रूट्स, मीन स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होती है, इस सब चीजों को पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बच्चा पार्टी। तो अपन पहले यहां पे देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, states of matter, characteristics of gas, macroscopic properties of gases, gas laws and ideal gas equation. ठीक है, ओके, सो जैसे अगर आप देखोगे द होमोजेनियस फेजेस इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट आर नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो तीन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। यहां पे हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया आपका लिक्विड और ये हो गया आपका गैस। ऑब्वियसली सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेल साइज वाले मॉलिक्यूल्स आर द बॉन्ड्स ओनली, सब ठीक है। अनलाइक सॉलिड्स दे सबसे वीकर बॉन्ड, ठीक है। तो गैसेस में आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीकेस्ट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द वीकेस्ट, ठीक है। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। वी इन दिस चैप्टर विल ओनली बी डीलिंग विद गैसेस, ठीक है। सो इन गैसेस द एटम्स आर वेरी लूजली पैक्ड ड्यू टू लेस intermolecular forces, the gas molecules can fly apart in all directions, ठीक है। the gas has no shape and size, it can expand indefinitely and uniformly to fill the available space, ठीक है। so volume of the gas is equal to volume available to the gas is equal to volume of the container, ठीक है। volume of the gas is equal to the volume available to the gas, ये एक बहुत बड़ा चीज है जो आपको समझना है, ठीक है। मतलब जैसे समझो कोई सॉलिड लिया आपने, कोई सॉलिड लिया, इसका एक वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम है। समझ लो ये क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट कर देंगे, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे, कोन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। और अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको पानी में डुबो देंगे, जितना पानी राइज हुआ वो उसका वॉल्यूम हो गया। सिंपल, समझ में आ रहा है? दिस हैज गॉट अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैस सॉलिड का लिक्विड का भी वॉल्यूम है। जिस बीकर में आपने रखा है कितने तक गया है आप स्केल करेंगे तो वो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। हाउ डू यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस? क्योंकि समझो अगर मैंने एक टुन्नू सा कंटेनर लिया है और उसमें गैस भर दिया, इतना ही गैस मैं एक बड़े से कंटेनर में भी भर सकता हूं। क्या इस बड़े से कंटेनर में भी चप्पे चप्पे में ये गैस आ जाएगा? क्या इस छोटे से कंटेनर में भी चप्पे चप्पे में गैस है? तो वॉल्यूम क्या हुआ फिर? क्या ये दुविधा समझ रहे हैं? ठीक है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वॉट एवर कंटेनर यू आर टेकिंग दैट विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी दैट कंटेनर वॉल्यूम, ठीक है। सो गैस हैज गॉट ऑब्वियसली नो शेप एंड साइज, it can expand indefinitely and uniformly to fill the space. So volume of the gas is equal to volume available to the gas, that is volume of the container, ठीक है। It exerts pressure on the walls of the container in which it is kept because of the collision of the gas molecules with the walls of the container. तो अभी जब आपका ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भाई साहब एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, टक 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 भाई साहब, ये कंटिन्यूअस कोलिजन्स हो रहे हैं। कोलिजन्स जब होते हैं तो न्यूटन के लॉ पे आओ भाई साहब, कोलिजन जब होता है तो मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है? ये आ रहा है वैसा वेलोसिटी मास, ये गया तो वेलोसिटी चेंज हुई, भले ही मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज हुई लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज हुई। तो क्या मोमेंटम चेंज हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया को अपन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल टू द गैस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसका नोट बना लीजिए क्योंकि अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं कि यार वॉल्यूम कैसे निकालें। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, टुन्नू सा कंटेनर हो या भाई साहब टंकी हो, वो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, दैट विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द walls of the container in which it is kept because of the collision of the gas molecules with the walls of the container. तो ये collision हो रहा है भाई साहब, ठीक है, collision हो रहा है। ये आपका भाई साहब हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये हो गया भाई साहब आपका लिक्विड जब स्पेस बढ़ रहा है, और ये हो गया आपका गैस भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। गैसेस हैव द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स।
तो गैसेस में हाईएस्ट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके। सो डेंसिटी हो गई भाई साहब, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया आपका लिक्विड, और ये हो गया आपका गैस। गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटी एज देयर आर लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द गैस। ठीक है, सबसे कम डेंसिटी होगी इनकी। ठीक है, दिस विल बी द लोएस्ट डेंसिटी। ओके, काइनेटिक एनर्जी, गैसेस आर द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एज देयर मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड। सॉलिड्स में तो मॉलिक्यूल्स मूव करते ही नहीं है, लिक्विड्स में कदापि थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन गैसेस में तो मूव ही करते रहते हैं। दे आर नॉट स्टेशनरी, सो दे विल हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस विल हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट मोशन और मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। आर वी क्लियर? ठीक है, सिंपल चीजें हैं ये। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, all molecules of the gas are continuously performing motion in random directions और zigzag direction है भाई साहब। ठीक है, apart from translation motion these molecules also form as rotational and vibrational। देखो आपके मोशन देखो कैसे होते हैं। ट्रांसलेशन मोशन अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे है भाई साहब, ये ऐसे इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कैसा होता है? ऐसे घूमते हुए। ठीक है, ऐसे घूमना मतलब ऐसे स्पिन करते हुए जाना, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, और आपका वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? ये जनरली हम सॉलिड्स में देखते हैं। ये हो गया वाइब्रेशनल मोशन, मतलब टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। गैसेस में कोई मीन पोजीशन है ही नहीं। ठीक है, बट गैसेस ऑब्वियसली विल परफॉर्म ऑल दीज टाइप्स ऑफ मोशन, और हर एक मोशन की एक एनर्जी होती है। ठीक है, ओके, सो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? हम यहां पे बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशन मोशन, ज्यादा करके गैसेस में ट्रांसलेशन मोशन भारी होता है। ठीक है, रोटेशनल बहुत कम ही होगा, और आपका वाइब्रेशन मोशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। वाइब्रेशनल मोशन जो है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, एज वेल एज वाइब्रेशन मोशन। Thus, these molecules have kinetic energy associated with these motions. Kinetic energy of a gas is defined as sum of kinetic energies of all the molecules. तो kinetic energy गैस का क्या हो जाएगा? एक गैस का kinetic energy सारे छोटे 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 kinetic energies को ऐड करके होगा। ठीक है, kinetic energy of a gas is defined as sum of देखो sum of kinetic energies of all molecules. It is dependent on absolute temperature. Increasing the temperature increases the kinetic energy of the gas. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड दस एवरी मॉलिक्यूल्स हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? देखो, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दिस इज बेसिकली अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, greater intermolecular force lesser will be the potential energy and greater will be the magnitude of potential energy। greater the intermolecular force, जितना ज्यादा आपका intermolecular force होगा, greater will be the magnitude of the potential energy। ये क्या है भाई साहब? lesser क्यों हो जाएगा? ठीक है, greater will be the magnitude of potential energy। so orders देखिए यहाँ पे, intermolecular force सॉलिड्स में हाईएस्ट, लिक्विड्स में कम, गैसेस रियल गैसेस में, ठीक है, आइडियल गैसेस में आप आईएमएफ को जीरो ही मान लेंगे। आइडियल गैस बोल के कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपके सारे कैलकुलेशंस आइडियल गैस लॉस पे होते हैं, और आइडियल गैस सिनेरियो में आप मान लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है आपका कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन केस ऑफ आइडियल गैसेस इज अज्यूम टू बी जीरो। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैसेस में भी एग्जिस्ट करेगा, बट व्हाट यू कंसीडर इज दैट आईएमएफ इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस और आइडियल गैसेस में, पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा इसमें होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इन केसेस ऑफ आइडियल गैसेस, गैस रियल गैसेस, दिस विल बी मोर। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, आपका आईएमएफ जो है वो आइडियल गैस में, आइडियल गैस सिनेरियो में वी कैन अज्यूम इट टू बी जीरो।
ठीक है, क्लियर है? नाउ internal energy of gas is defined sum of potential energy and kinetic energy at a temperature. ठीक है, so at a given temperature for solids, liquids and gas, internal kinetic energy is same for all. Internal kinetic energy of a gas is defined as sum of potential energy and kinetic energy at temperature. तो internal energy किसी गैस का भाई साहब क्या हो जाएगा? Potential energy of the gas plus kinetic energy of the gas at a particular temperature. ठीक है, internal potential energy maximum for ideal gas, that is PE is equal to 0. ठीक है, and minimum for solids में आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो बढ़े ही हुए हैं भाई साहब. ठीक है, सो जितना आपका भाई साहब यहाँ पे मैक्सिमम फॉर आइडियल गैस, दैट इज PE is equal to 0. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली आपका जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होता जाएगा. जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होता जाएगा. भाई साहब सॉलिड्स में इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इसीलिए उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है. ठीक है, गैसेज में दूरियां बढ़ रही हैं. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता जाएगा. मतलब नेगेटिव से फाइनली पॉजिटिव पे आ जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब हम मान लेंगे आइडियल गैस सिनेरियो में पॉजिटिव नहीं 0 पे आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो आपके भाई साहब इन सब चीजों को तोड़ तोड़ कर समझना है. इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भाई साहब सेम फॉर ऑल है एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस. इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सबका सेम ही रहेगा. इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम फॉर आइडियल गैस 0 एंड मिनिमम फॉर सॉलिड्स व्हेन इट इज नेगेटिव. इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम फॉर आइडियल गैस एंड मिनिमम फॉर सॉलिड्स. इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कंसेप्चुअल है ये. इंटरनल एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा फॉर आइडियल गैस एंड मिनिमम फॉर सॉलिड्स. ठीक है, क्लियर है? ओके, मोल्स ऑफ अ गैस. अभी देखो यहां पे क्या है, मोल्स ऑफ अ गैस मतलब क्या हो जाएगा? आपका वेट ऑफ द गैस, दैट इज मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज बेसिकली द मोल्स ऑफ द गैस. तो आप देखो यहां पे मोल्स में कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे और मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा? एवोगाड्रोस नंबर होगा, है ना? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली मोल्स ऑफ द गैस, दैट इज मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास ऑफ द गैस में लेट्स से n मोल्स हैं. ठीक है, n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आपके मॉलिक्यूलर मास में कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर होंगे. ये रेशियो हो जाएगा. ठीक है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहीं कहीं पे आपका भाई साहब ये NO है, कहीं कहीं पे Na है, 6.022 इंटू 10⁻³ अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके भाई साहब बहुत सारे ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए. 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन, जिसको अपन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. इसके अलग अलग यूनिट्स हैं. हाँ, एक आता है आपका 0.0821, वी विल कंसीडर दैट एज वेल. ठीक है, ये जो आपके यूनिट्स हैं इनको याद रखिए. 8.31 जूल्स पर मोल, क्योंकि आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आर की एक ही वैल्यू दी रहती है, और पंगा ये होता है कि आपके जो कैलकुलेशन होते हैं वहां पे कभी कभी ये वाला यूनिट इस्तेमाल होता है. तो इसीलिए तीनों फॉर्मेट्स में यूनिट्स को याद रखिएगा. ठीक है, वैल्यूज को याद रखना आसान है लेकिन यूनिट्स को याद रखिएगा. तो आपका भाई साहब ये वाला फॉर्मेट हम इसको विस्तारित रूप से देखेंगे. 8.3 जूल्स पर मोल पर केल्विन. ठीक है, या अपन इसको 2 कैलोरीज
पर मोल पर केल्विन, ठीक है। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, R इज इक्वल टू R बाई MW, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज R मतलब यही, ठीक है, R बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R बाई N नॉट, दैट इज आपके एक मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 ये कांस्टेंट ही रहेगा, 1.38 इंटू 10 रेज़ टू -23 जूल्स पर केल्विन। मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल M हो गया, मास ऑफ अ गैस M, मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका MW, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हो गया N, मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन V, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। गैस डेंसिटी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको जरा लिख लीजिए भाई साहब, ये सब मैथमेटिकल चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आएंगे ही। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके ओके। प्रेशर क्या होता है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कॉजिंग कॉन्स्टेंट कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन होगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी प्रेशर। सो ये सारी चीजें लिंक्ड है। ड्यू टू दीज कोलिजंस मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल चेंज इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एंड हेंस द फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द वॉल्स, द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन द वॉल्स, ठीक है। So that is how every container which contains gas will exert a force on the walls and this is called the pressure that is exerted, ठीक है, okay। It is the freedom of the act, आप सोचिए भाई साहब बहुत ज्यादा फोर्स होता है, बहुत ज्यादा फोर्स मतलब बहुत ज्यादा फोर्स। जैसे आपने सिलेंडर एक्सप्लोजन सुने होंगे, कुछ दिनों पहले यहां पे एक हादसा हुआ था, तो सिलेंडर एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना सारा गैस उस सिलेंडर के अंदर रहेगा, ठीक है, 14.2 kg वॉट एवर इट इज, वो भरा हुआ है सिलेंडर, लेट से पूरा पूरा भरा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पे वो रहेगा। वो जो लोहे का सिलेंडर है उस प्रेशर को बेयर कर सकता है, लेकिन अगर आपने इस टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फूट जाएगा। आपने अगर एक्सप्लोजन, एक गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन कब होता है, जब आपका भाई साहब आग लग गई हो, आग लग गई हो तो इस गैस में आग आ गया है तो ये अभी एक्सप्लोड कर जाएगा। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका क्या बढ़ेगा भाई साहब, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर इतना बढ़ेगा कि लोहे का कंटेनर भी एक्सप्लोड कर जाएगा। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। एक उसमें भाई साहब एनर्जी था, प्रेशर था, अभी अचानक से आग लग गई, आग लगने से क्या हुआ, ये गर्म हो गया भाई साहब, ये गर्म हो गया तो एक्सप्लोड हो गया। अगर सिलेंडर के आजू बाजू आग लगती है या सिलेंडर में भी आग लगती है तो वो टेम्परेचर इसको गर्म कर देगा और गर्म होते होते भाई साहब ये एक्सप्लोड कर जाएगा। पेट्रोल पंप्स या आप अगर देखोगे आपके गाड़ी के पेट्रोल के टैंक्स भी वही है, सीएनजी भी वही है। अगर आप सीएनजी भरा रहे होंगे तो जनरली बोलते हैं कि उतर जाइए, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया प्रेशर तो एक्सप्लोड कर सकता है। अभी तो ठीक है, अभी सेफ्टी हो गया है। देन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर देखिए आपने कितने इंसिडेंट्स ऐसे सुने होंगे कि प्रेशर कुकर फट गया। प्रेशर कुकर जो लोहे स्टील से बना हुआ है उसके अंदर जो आप उबाल रहे हैं उसके गैस से वो फट सकता है। आप इस गैस की एनर्जी के बारे में सोचिए, ठीक है, हाउ मच ऑफ एनर्जी इट हैज एंड हाउ मच प्रेशर इट डेवलप्स, ठीक है, कि वो पूरा का पूरा एक्सप्लोड हो सकता है। लोहे से बना हुआ चीज एक्सप्लोड हो सकता है, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं उसके, ठीक है। सो इट इज द फ्रीडम ऑफ एटम्स टू स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर। तो वॉल्यूम क्या है भाई साहब, वॉल्यूम इज द फ्रीडम ऑफ एटम्स। अभी हम ये कहां से डेफिनेशन आ गया, अभी तक तो बोल रहे थे भाई साहब वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, तो फ्रीडम ऑफ एटम्स मतलब क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स भाई साहब चप्पे चप्पे में फैल जाएंगे, हाथ पांव फैला देंगे भाई साहब ये, ठीक है। जैसे आपको अगर एक एक बेड है जहां पे 4-5 जन सो रहे हैं, वहां पे आप सो रहे हैं, उस बेड को अकेला दे दिया तो आप कैसे हाथ पैर फैला देंगे, तो वैसे यहाँ पे भी एक टुन्नू सा वॉल्यूम था जिसमें आपने गैस भरा था, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है उसमें गैस भरा तो ये चप्पा चप्पा फैल जाएगा। सो ये हो गया आपका फ्रीडम।
ठीक है, ये द रीजन व्हाई वी आर सेइंग दिस फ्रीडम इज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कनेक्टेड टू दिस फ्रीडम। आप देखोगे इस फ्रीडम से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है न्यूमेरिकली लेटर पार्ट में, ठीक है। ओके, सो लेट अस टेक अ कंटेनर फिल्ड विथ some gas and the piston is fixed on the container. On the movement of the piston slightly towards the outside direction, the gas takes up the free space. अगर हमने इसको ऊपर किया तो गैस ऊपर जाएगा, गैस फैल जाएगा पूरा, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस अगेन वॉल्यूम अवेलेबल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हो गया भाई साहब। अगर आपने इतने वॉल्यूम पे इसको रखा है तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, अगर आपने भाई साहब पिस्टन को ऊपर कर दिया तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो एक्सटेंडेड वॉल्यूम हो वही वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ओके, विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्या है, जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस, हर बार आप यही लेंगे, ठीक है। विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। ये कुछ अजम्पशंस हैं, और काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस को पढ़ने, जानने और समझने से पहले इन अजम्पशंस का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। बहुत बार आपको इन अजम्पशंस को पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। कुछ assumptions है क्योंकि हम बहुत सारे लॉस डिराइव करेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस देखेंगे और उन सब में ये अप्लाई होता है। द फॉलोइंग आर assumptions made to consider a gas ideal। एक आइडियल गैस के assumptions क्या हैं? द गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर इन रैंडम मोशन, तो ये तो वैसा भाई कि सब रैंडम मोशन अफला तफली मची हुई है। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, इसी को हम वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, मतलब ये क्या हो गया, देखो ये आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा गैस फैला हुआ है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अभी तक हम यही पढ़ रखे। अभी यहां पे ये टुन्नू टुन्नू जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका भी तो वॉल्यूम होगा, तो इनका भी तो वॉल्यूम होगा। ये जो वॉल्यूम है इसको आप समेट लोगे अगर तो बहुत कम होगा। इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आपने समेट लिया, ठीक है, तो ये एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम विल बी वेरी लेस, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। देयर आर नो और entirely negligible intermolecular forces between the gas molecules। intermolecular forces एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं आइडियल गैस में, तो हमने जीरो ही मान रखा है, ठीक है। all collisions between the molecules themselves and between the molecules and the walls of the container are perfectly elastic। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी, सॉरी आपका एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी आपका रिमेन्स कांस्टेंट एंड मोमेंटम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन से मतलब मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व, whether it is a collision between two gas molecules or whether it is a collision between gas molecule and the container, the collisions are perfectly elastic, ठीक है। Okay, the kinetic theory of gases, kinetic theory of gases, Rudolf Clausius and James Clerk Maxwell developed the kinetic theory of gases in order to explain gas laws in terms of the motion of the gas molecules. The theory is based on the following assumptions: every gas consists of extremely small particles known as molecules. The molecules of a given gas are all identical but different than those of the other gas. The size is negligible in comparison to the intermolecular distance. The size आपका negligible as compared to intermolecular distance. The gas molecules keep on colliding amongst themselves as well as within the walls of the containing vessels. तो ये collisions आपके क्या हैं वैसा perfectly elastic है. There is total energy before collision is equal to total energy after collision. आप बोलेंगे momentum क्यों नहीं लिखा, वो तो आपका रहेगा ही, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज देयर, ठीक है। ओके, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स acts between the gas molecules. Gravitational attraction among the molecules is effective due to extremely small masses and very high speed of molecules. Molecules constantly collide with the walls of the container due to which their momentum changes. This change in momentum is transferred to the walls of the container. Consequently, pressure is exerted by gas molecules on the walls of the container, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब पहला बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, तुम भाई साहब उबासी लेते जाओ, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है ना तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा, तुम्हारा तो उड़ा दिया है, तुम लोगों ने तो पढ़ा था ना भाई साहब, स्टेट्स ऑफ मैटर में ये सब आता है आपका, ठीक है। बॉयल्स लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वॉल्यूम आपका भाई साहब प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पे आपने क्या क्या कांस्टेंट ले लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट और मास को कांस्टेंट लिया है। फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर को आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को आप हल्का करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा।
सिंपल है भाई साहब, ठीक है। गैस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस में प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अगर हमने ये कांस्टेंट मान लिया कोई के, तो हमने लिख दिया भाई साहब पीवी, तो इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी अ कांस्टेंट। इसका मतलब हो जाएगा आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन टिल Pn Vn, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम at a constant temperature and for a given mass of gas, this product is going to remain as constant and this is known as Boyle's law, ठीक है। where K is a constant. Pressure versus volume graph, तो अगर आप देखोगे किसी भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस इज हाउ द ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटेड। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो सिंस इट्स एन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, द graph between pressure and volume will be represented by a hyperbola. Some important graphs, जैसे यहाँ पे देखो प्रेशर और वॉल्यूम, अगर प्रेशर देखो देखो समझो 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 इस चीज को, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आपने प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट किया तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा भाई साहब? ऐसा ग्राफ मिलेगा, है ना। या तो वॉल्यूम और प्रेशर को किया तो भी ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रेशर और 1/v में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो प्रेशर और 1/v को प्लॉट किया तो क्या मिलेगा आपको, इस तरीके का। सो हियर यू हैव टेकन P नॉट V, इट इज 1/v। तो इनमें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना, और किसी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ इस तरह से जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे भाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अगर मैंने वॉल्यूम और प्रेशर को प्लॉट किया, अगेन आई विल गेट दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ। बट इफ आई हैपन टू प्लॉट 1/p, तो आपका भाई साहब किस तरह के ग्राफ मिलेगा, इस तरह के ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ओके, PV वर्सेस P, तो PV वर्सेस P भाई साहब कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस P, तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। कैसे, बोलिए ना, बोलिए कैसे भाई साहब, PV इंटू P। अभी देखो PV क्या है, कांस्टेंट है ना, तो अगर आपने प्रेशर मतलब इसको प्रेशर के साथ प्लॉट किया, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। अगेन PV प्लॉटेड अगेंस्ट V, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ आपका यही बोल रहा है कि PV आपका कांस्टेंट है, तो irrespective of whether you are increasing the volume or the pressure, the product of pressure and volume is going to remain as constant. So if you are increasing the pressure, still you will see that the pressure and volume product is constant. If you are increasing the volume, still you will see that the pressure and volume is constant. भाई देखो, आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अगेन प्रेशर इनटू वॉल्यूम दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ओके ओके ओके। फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, तो आपका भाई साहब ये हो गया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किसमें होता है, बॉयल्स लॉ इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और वहां पे क्या क्या कांस्टेंट रखा है आपने, मास को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अब अगर हमको टेम्परेचर से छेड़खानी करनी है तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, वैसा प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट टेम्परेचर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखिए बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर और किस पे है, गिवन मास ऑफ अ गैस है। यहां पे आपका कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम को अगर हमने KT मान लिया तो आपका भाई साहब वॉल्यूम बाई T विल बी इक्वल टू, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2 इज इक्वल टू, चलता जाएगा भाई साहब Vn by Tn, ठीक है, where K is a constant. Now let us assume that when a gas is initial volume V1 at temperature T1 is heated to temperature, तो आपका भाई साहब ये चलता जाएगा, ठीक है। ओके, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो अभी देखो वॉल्यूम का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ये ग्राफ बन जाएगा भाई साहब, ठीक है। वो जीरो कब होगा, यहां पे ये ऐसे डॉट 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 क्यों है, तो पूछे ना, ठीक है सर ये क्यों है। ओके, सो हम ये मान लेते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो पे आपका मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है, गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब -273, ठीक है। ये आपका वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। -273 केल्विन, देयर इज एब्सोल्यूट जीरो, तो वहां पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, मतलब 0 केल्विन है वो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए इसका वॉल्यूम भी हम अज्यूम कर लेंगे कि 0 हो जाएगा, ठीक है।
Kelvin scale, at absolute zero temperature the volume of the gas is assumed to be zero at absolute zero temperature. Centigrade scale मतलब यहाँ पे आपका भाई साहब हो गया, तो absolute zero आपका क्या हो जाएगा, कौन सा टेम्परेचर, -273.15, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे केल्विन पे तो आपको ये बराबर जीरो होता दिखेगा। अगर आपने सेंटीग्रेड पे प्लॉट किया तो आपको -273.15 पे वॉल्यूम जीरो होता दिखेगा। आर दीज टू ग्राफ्स अंडरस्टूड? यहाँ पे आपने वॉल्यूम को प्लॉट किया हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, दैट इज केल्विन से। तो आपका जब एब्सोल्यूट जीरो हो जाए तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा ऑफ अ गैस। यहाँ पे आपने इसको डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट किया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में एब्सोल्यूट जीरो का कन्वर्जन क्या होगा, -273.15, तो ये यहां पे आएगा, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? इसका ही वर्जन है ये। तो अगर हमने वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया है इन केल्विन स्केल, दिस वुड बी द ग्राफ टू रिप्रेजेंट। वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया है इन केल्विन स्केल, दिस विल बी द ग्राफ टू रिप्रेजेंट। क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज जीरो, मतलब ये हो गया आपका जीरो केल्विन। जीरो डिग्री केल्विन कभी मत लिखना, डिग्री इज नॉट एप्लीकेबल टू केल्विन, या अपन लिख सकते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन प्लॉट्स कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू v इज इक्वल टू जीरो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीरो है, ओके। Kelvin developed an absolute temperature scale by considering -273.15 as the lowest approachable limit, तो ये आपका lowest approachable limit है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम यहां पे करते हैं, तो आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आपको छेड़खानी करनी है वॉल्यूम के साथ तो आपका 1/T अगर हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इसकी क्या हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी ना भाई साहब। तो दिस विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब 1/T और V में क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, या 1/V और T में क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। और जहां पे भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है वहां पे ग्राफ इस तरीके का होता है। तो अगर आपने 1/V को T के साथ प्लॉट किया है तो ये हो जाएगा, ठीक है। V को 1/T के साथ प्लॉट किया है तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे V/T क्या है, कांस्टेंट है, V/T वर्सेस टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा भाई साहब V/T इज कांस्टेंट बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V/T वर्सेस V, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भी आपका कांस्टेंट होगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ्स, ओके। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी हम आते हैं गे-लुसाक्स लॉ पे, तो हमने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ देख लिया। अभी गे-लुसाक्स लॉ क्या बोल रहा है कि अभी हमने वॉल्यूम को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ना ही बॉयल्स लॉ में और ना ही चार्ल्स लॉ में आपने वॉल्यूम से कोई छेड़खानी की थी। आपने एक जगह पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और दूसरी जगह पे आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। हाँ, गिवन मास ऑफ गैस तो है ही, लेकिन अभी आप वॉल्यूम से छेड़खानी करेंगे। तो आपने अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, दैट इज गिवन बाय गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure is directly proportional to temperature. So if you happen to increase the temperature, the pressure of a gas will also increase, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में डिवीजन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में आपका डिवीजन इज अ कांस्टेंट। इफ वी आर प्लॉटिंग द प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर, ऑब्वियसली वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए भाई साहब, अगर हम P/T कर रहे हैं तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिकॉज इट विल बी कांस्टेंट। अगर P/T को मैंने प्लॉट किया है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर P/T को मैंने प्रेशर के साथ प्लॉट किया है, अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर 1/T को मैंने T के साथ, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी P और T के बीच में है, तो 1/P और T के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी। तो ये आपका इस तरीके का ग्राफ देखेगा। और अगर आपने 1/T को P के साथ प्लॉट किया तो इस तरह के ग्राफ दिख जाएगा, ठीक है, ओके। फॉर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of different gases contain equal number of molecules, ठीक है। एक्चुअली में एवोगाड्रोस लॉ को हम मान लेते हैं कि भाई साहब ये Na है भाई साहब, लेकिन ये आ कहां से रहा है, ये यहां से आ रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर सेम है, अगर आपका सेम टेम्परेचर है एंड सेम प्रेशर है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन द सेम मॉलिक्यूल्स। तो चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, वाटर हो, whatever of the gases, they will contain the same number of molecules under the same conditions of temperature and pressure. At constant pressure and temperature, volume of the gas is directly proportional to the number of molecules. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, V1/V2 is equal to V2/N2, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये गैसेस डिफरेंट हो सकते हैं और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनका रेशियो सेम मिलेगा आपको जब तक आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस
contain equal number of molecules where V1 N1 are the initial volume and number of molecules and V2 N2 are the final volume and number of molecules. ठीक है, ओके. सो आपके गैस लॉस कितने हो गए भाई साहब? एक हो गया आपका बॉयल्स लॉ, जिसमें आपने मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. दिस इज एक्सप्रेसिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ, जहां पे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है. तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड उल्टा. ठीक है. जे लुसाक्स लॉ, वेर आपने नंबर ऑफ मोल्स को और वी को कांस्टेंट रखा है, तो देयर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एवोगाड्रोस लॉ, जहां पे आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कैन यू प्लीज फटाफट से मेक अ नोट ऑफ दिस वन बच्चा वाली. ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी? ओके. सो आइडियल गैस इक्वेशन, पहली बात आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमारे सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो आइडियल गैस के आजू बाजू होते हैं. हम देखेंगे कि आइडियल गैस से जो आपका डेविएशन है उसका भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, कि आइडियल गैस से हम जब डेविएट होते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है. ओके. आइडियल गैस इक्वेशन relates the pressure, volume and temperature of the given state of an ideal gas. ठीक है. So by combining all four gas laws we get what? PV is directly proportional to NT. तो आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा? PV is equal to nRT. ठीक है. R की वैल्यू हो गई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो जाएगा बोलो? मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ये हो जाएगा. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स दैट द यूनिवर्सल गैस, इसको अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल ऑफ द गैस अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ये भी लिख सकते हैं अपन. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे. ठीक है. तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? R इज इक्वल टू पीवी बाई एनटी. 1 मोल ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का 1 मोल विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 6.022 into 10 raised to 23 number of gas molecules. So PV is equal to nRT, that is the ideal gas equation. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? एसटीपी कंडीशंस. जब भी हम गैस की बात करते हैं तो उसके साथ हमको प्रेशर और टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना जरूरी है. किसी सॉलिड या लिक्विड की बात जब हम करते हैं तो टेम्परेचर, हाँ तुम भाई साहब टाइम ही देखते रहो. किसी सॉलिड या लिक्विड की बात जब हम कर रहे हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट गैस you have to specify temperature and pressure because temperature and pressure are things which are going to affect everything. नंबर आपके पास वॉल्यूम को इंपैक्ट करेगा वो. ठीक है. ओके. सो आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, जिसको अपन 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी ले सकते हैं, या 10 रेज टू 5 कहीं कहीं पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं. ठीक है. दिस इज बेसिकली. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? N इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर के कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस हैं. 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 रेज टू 5. 1.013 मतलब 1 ही हो गया ना, 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम आपका कितना है भाई साहब? 22.4 लीटर्स. और टेम्परेचर आपका क्या है? 273 केल्विन. नाउ R इज इक्वल टू पीवी बाई एनटी. सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट व्हाट? R की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या है. ठीक है. R की वैल्यू, एक वैल्यू हो गई कितनी? 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन. न्यूटन मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं? जूल्स. ठीक है. तो जूल्स पर मोल केल्विन 8.314. ठीक है. 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 होता है. तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं वी गेट व्हाट? 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. तो
इसको सिर्फ देखो, जूल्स को हमने किस में चेंज कर दिया, कैलोरीज में, ठीक है। सो 8.314 ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है। या आप यहां पे 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन, ऐसे याद रखिए भाई साहब, आर का 2 वैल्यूज, क्योंकि आपको आर का एक ही वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन सवाल कैलोरीज पे है, तब आप क्या करोगे भाई साहब, सब मल्टीप्लाई करते बैठोगे। सो बी अवेयर ऑफ द यूनिट्स एज वेल एज द नंबर्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। क्लियर है, जूल्स पर मोल केल्विन या कैलोरीज पर मोल केल्विन 8.314 हो गया ये, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। ओके, जैसे यहां पे दिया हुआ है, अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूबिक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 780 millimeter of Hg. What volume in liters will it occupy at 87 degree centigrade and 780 millimeter of Hg? तो आपका भाई साहब यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी हो गई, 780 मिलीमीटर, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी हो गई, 400 सेंटीमीटर क्यूबिक। T1 की वैल्यू कितनी हो गई, 273 plus 27, that is how much, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका 780, ठीक है। मतलब आपका कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। वॉल्यूम यहाँ पे कितना है भाई साहब, देखा, वॉल्यूम नहीं मालूम, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। T2 की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब, 273 plus 87, that is going to be how much, 3 plus 7 10, 7 plus 1 8, 8 plus 8 16, 2 plus 1 3, 360 है ना, 360 केल्विन, सॉरी 360 केल्विन, ये भी हो गया आपका 300 केल्विन और ये हो गया 360 केल्विन। इसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है भाई साहब। कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंटवा प्रेशरवा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। सो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो, V1 T1 इंटू T2, ठीक है। तो ये हो गया, V1 की वैल्यू हो गई 400, T1 की वैल्यू हो गई 300 और T2 की वैल्यू हो गई 360। कैंसिल 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 कैंसिल, 3 12 12 4 48, 480, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 480 दिस, हाँ क्या बोल रहे, क्या क्या, अच्छा लीटर्स में दिया हुआ, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये 480 सेंटीमीटर क्यूबिक आया ना, तो वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, ठीक है। सो 480 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये कितना हो जाएगा, 480 by 1000 लीटर्स, कैंसिल 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 कैंसिल, 0.48, 0.48, ठीक है। ये हो गया आपका 0.48, ये हो गया आपका 0.48, ठीक है, 0.48 लीटर्स। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है, इन द गिवन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर्स P1 एंड P2, बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो भाई साहब, P1 और P2 में क्या होगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है, क्या क्या 1, क्यों, V और T में जब आपने प्लॉटिंग की है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, नहीं प्रेशर P1 P2 रखा है ना, प्रेशर P1 P2 रखा है ना भाई साहब। बोलो 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 भाई साहब, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका आइडियल गैस पे जाना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आइडियल गैस के हिसाब से पीवी की वैल्यू क्या होगी, पीवी की वैल्यू है क्या भाई साहब, nRT। तो अगर हमने पीवी बाई टी कर लिया तो ये देखो कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दो, इन दोनों में यही दोनों कॉन्स्टेंट्स है, इस पूरे इक्वेशन में यही दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पीवी बाई टी क्या हो जाएगा आपका nR। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एन आर इज अ कांस्टेंट, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो V बाई टी आपका भाई साहब दिस इज ओके। तो चलिए यहां पे हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, पी वी बाई टी जो है वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट लेट से हमने सी मान लिया इसको, ठीक है, कांस्टेंट सी। तो आपका v बाई टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c बाई p। इसको भूल के रखो, ठीक है, कांस्टेंट c बाई टी। तो अभी आप v और t की प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो v और t की प्लॉटिंग जब आप कर रहे हैं, v और t की प्लॉटिंग जब आप कर रहे हैं, तो आपका v और t जो है वो प्रेशर से कैसे रिलेटेड है, ऐसे, ठीक है, इट इज रिलेटेड इनवर्सली टू प्रेशर, v बाई टी ग्राफ। नाउ फॉर द ग्राफ एक्स वाई, अपने को मालूम है भाई साहब स्लोप कैसे निकालते हैं अपन। तो कोई भी ग्राफ होगा, देखो आपने y को इसमें प्लॉट किया हुआ, x को इसमें, कोई भी है, ठीक है, तो यहां पे आपका ये जो थीटा है दैट इज स्लोप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका y बाई एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्लोप दैट विल बी y बाई एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, y बाई एक्स। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे y क्या है, v, और ये क्या है भाई साहब t, ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू v बाई टी। ओके, तो अभी ये जो tan थीटा है ये हो गया आपका v बाई टी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो इसका मतलब क्या है, स्लोप का ऑफ अ वीटी ग्राफ का जो स्लोप है उसकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है प्रेशर के साथ। मतलब अगर थीटा बढ़ेगा तो प्रेशर गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब इन दोनों में थीटा किसका बड़ा है, P2 का, ठीक है, तो ये प्रेशर गिर जाएगा। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे P2 विल बी लेसर देन P1। क्या ये समझ में आ रहा है, या रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो आपको दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे tan थीटा 2 जो है वो tan थीटा 1 से ज्यादा है, और tan थीटा और P में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो आप लिखेंगे भाई साहब P2 इज लेस देन P1। ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी, समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। So gas which follows all gas laws and gas equations at every possible temperature and pressure is known as an ideal gas or perfect gas। आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमारे सारे कैलकुलेशंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब आइडियल गैस इक्वेशन हो गया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी या म्यू आर टी। अभी इस म्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, या अपन लिख सकते हैं भाई साहब m इंटू n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, एक नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ ईच एटम, इंटू भाई साहब आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो आपका मास ऑफ द गैस क्या होगा, मास ऑफ द गैस होगा नंबर ऑफ एटम्स इन द गैस इंटू मास ऑफ ईच एटम, और एवोगाड्रो मास क्या हो जाएगा भाई साहब, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, नंबर ऑफ एवोगाड्रो एटम्स इंटू मास ऑफ ईच एटम। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, n बाई एन नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर हमने r को अंदर लिया तो r बाई एन नॉट इंटू एन टी ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये r बाई एन नॉट होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो आप भाई साहब यहां पे कंफ्यूज ना होकर सीधा सीधा पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, इस म्यू को अपन दो चीजें लिख सकते हैं, एक है भाई साहब मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर हमने इसको उठाया तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर अपॉन एन ए, और ये हो गया आर टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, आर बाई एन ए इंटू एन टी, ये आर बाई एन ए हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एन टी। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एन टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीवी इज इक्वल टू एन के टी, पीवी इज इक्वल टू एन के टी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी आपका भाई साहब यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा आपका भाई साहब, प्रेशर हो जाएगा आपका एन के टी अपॉन वी। ठीक है, एन के टी अपॉन वी। अभी इस एन को अगर हम तोड़ें तो यार ये क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू एन के टी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन के टी, आपका के का हो गया भाई साहब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना। और अगर हम इसमें जाएं, देखो ये वाला प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एम मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी।
अगर इस v को हम इधर लें तो ये हो जाएगा क्या, मास अपॉन दिस v, ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास RT। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू RT, डेंसिटी इंटू RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला और ये वाला समझ में आ गया भाई साहब। ये R बाई एन नॉट ही आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज नोन एज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए भाई साहब क्विकली।